Good morning everyone. Today I am going to start a new topic in coordinate geometry. The name of this new topic is centers of triangle. तो यहाँ पे हेडिंग डालते हैं centers of triangle. ठीक है, centers of triangle. तो so mainly we are going to learn 6 type of centers in a triangle. First one is, यहाँ पे पहले नंबर पे अगर मैं लिखूँ तो first one is we will learn about centroid of triangle. ठीक है, सबसे पहले हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल के बारे में. फिर उसके बाद हम लोग सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम हैं उन सभी प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करेंगे. प्लस जो IIT JEE में सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल से प्रॉब्लम्स पूछे गए हैं उन सभी प्रॉब्लम्स को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि एक अप्रोप्रिएट और शॉर्ट मेथड से उन ऐसे प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जा सकता है. ठीक है, दूसरे नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल. सिमिलरली क्या करेंगे, इसमें भी इन सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम हैं उन सभी प्रॉब्लम्स को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. और IIT JEE में जितने भी प्रॉब्लम्स आए हुए हैं बेस्ड ऑन इन सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल, तो उन सभी प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करेंगे. थर्ड नंबर पे हमें क्या पढ़ना है, एक्स सेंटर ऑफ ट्रायंगल. ठीक है, एक्स सेंटर ऑफ ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे. फिर क्या करेंगे हम लोग, एक्स सेंटर ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम हैं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे. और प्लस IIT JEE में एक्स सेंटर ऑफ ट्रायंगल से जितने भी प्रॉब्लम्स पूछे गए हैं उन सभी प्रॉब्लम्स को क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे एक शॉर्टेस्ट मेथड से, एक अप्रोप्रिएट मेथड से ऐसे प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, जिससे कि आप एग्ज़ाम में जाओ और अगर इस टाइप की प्रॉब्लम्स दोबारा आपके सामने आएँ तो आप कम से कम समय में उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाओ और आपका समय बच सके और उन समय का आप दूसरे प्रॉब्लम्स में सही तरीके से यूटिलाइजेशन कर सको. ठीक है, तो फोर्थ नंबर पे हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, फोर्थ नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल. ठीक है, तो सिमिलरली क्या है, प्रॉब्लम्स को करेंगे और IIT JEE में जो प्रॉब्लम्स पूछे गए हैं उन सभी प्रॉब्लम्स को हम लोग देखेंगे. ठीक है, फिफ्थ नंबर पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल. ठीक है, ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल की डिटेल एनालिसिस के बाद ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन सभी प्रॉब्लम्स को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं. ठीक है, जिनकी प्रोबेबिलिटी एग्ज़ाम में आने की ज़्यादा है तो ऐसे प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करेंगे. और ऑर्थो सेंटर से अभी तक जितने भी IIT JEE के प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में प्रॉब्लम्स पूछे गए हैं उन सभी प्रॉब्लम्स को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. ठीक है, सिक्स नंबर पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, 9 पॉइंट सर्किल कह दो या 9 पॉइंट सर्किल का जो सेंटर होता है उसके बारे में डिटेल एनालिसिस हम लोग करेंगे. 9 पॉइंट सर्किल और स्लैश मैं सेंटर भी लिख देता हूँ यहाँ पे. ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स करेंगे. और 9 पॉइंट सर्किल या 9 पॉइंट सेंटर से जो प्रॉब्लम्स IIT JEE में पूछे गए हैं उन सभी प्रॉब्लम्स को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. तो ये है, तो सबसे पहले आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल से. तो आज मैं सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल के बारे में डिटेल में बताऊंगा कि सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल होता क्या है, सेंट्रॉइड किसी ट्रायंगल के सेंट्रॉइड को कैसे कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, और मैं एक दूसरा वीडियो लेक्चर बनाऊंगा जिसमें सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स होंगे और उसी वीडियो लेक्चर में क्या होगा, IIT JEE के भी कुछ प्रॉब्लम्स होंगे जो सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड होंगे. ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल की
डेप्थ थ्योरी। ठीक है, तो वो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हेडिंग डालिए सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। तो सबसे पहले सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल स्टार्ट करने से पहले वी शुड हैव नॉलेज अबाउट सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल की डेफिनेशन क्या होती है, किसी ट्रायंगल की सेंट्रॉइड क्या होती है, इसके बारे में हमें क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की जगह हम लोग यहाँ पे क्या भी एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी का मतलब जहाँ पे मीडियंस आकर के मिलती हैं, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जहाँ पे आकर के मीडियन एक दूसरे को कट करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। तो जैसे लिखेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल मीडियन of a triangle is called as centroid of triangle ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि एक हम लोग ट्रायंगल लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक ट्रायंगल लिया, मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल लिया, इस ट्रायंगल को। ठीक है, तो जैसे मान लो इस ट्रायंगल के वर्टिसेस को मैं दे देता हूँ, ये वर्टेक्स ए है, मान लो इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 है। इस वर्टेक्स को मैंने b से रिप्रेजेंट किया, और इसका कोऑर्डिनेट क्या मान लिया, x2 y2 है। ठीक है, और वर्टेक्स c के कोऑर्डिनेट मैंने मान लिए x3 y3 है। ठीक है, तो अब हमें क्या पूछा गया, मेथड 1 से। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड क्या होता है, इस ट्रायंगल के मीडियंस क्या होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग 1 बाय 1 करके देखते हैं। तो जैसे मान लो मैं सेंट्रॉइड की बात करूँ, यहाँ पे मैंने सेंट्रॉइड की डेफिनेशन लिखाई है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे मीडियन क्या होती हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि मीडियंस क्या होती हैं। तो मीडियंस एक ऐसी लाइन सेगमेंट होती है जो ट्रायंगल के वर्टेक्स से होकर के जाती है, और इस वर्टेक्स के अपोजिट में जो ट्रायंगल की साइड होती है, उस साइड को इक्वली डिवाइड करती है, या 1:1 रेशियो में डिवाइड करती है। तो अगर मैं मान लूँ इस पॉइंट को E, तो ये क्या हो गया, BE एक मीडियन होगा जो इस ट्रायंगल के वर्टेक्स B से होके जा रही है, और वर्टेक्स B के अपोजिट में जो साइड है, AC साइड है, उसको क्या कर रही है, इक्वली डिवाइड कर रही है, या 1:1 रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो अगर ये पॉइंट E AC को इक्वली डिवाइड कर रहा है, तो ये पॉइंट E क्या होगा, AC का मिड पॉइंट होगा। ठीक है, ऐसे ही एक दूसरा मीडियन हम लोग लेते हैं, एक दूसरा मीडियन वर्टेक्स A से होकर के जा रहा है, और वर्टेक्स A के अपोजिट डायरेक्शन में जो इस ट्रायंगल की साइड है BC को, उसको क्या कर रहा है, 1:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, या इक्वली डिवाइड कर रहा है। अगर इसको मैं पॉइंट D मानूँ, ठीक है, इसको अगर मैं पॉइंट D मानूँ, तो ये D क्या होगा, साइड BC का मिड पॉइंट होगा। सिमिलरली एक थर्ड मीडियन भी होगा इस ट्रायंगल का, विद 3 वर्टेक्स हैं इसमें। ठीक है, तो सिमिलरली एक थर्ड मीडियन होगा जो इस वर्टेक्स C से होके जाएगा, और C के अपोजिट डायरेक्शन में जो ट्रायंगल की साइड है, उस साइड को क्या करेगा, इक्वली डिवाइड करेगा। तो अगर मैं इस पॉइंट को F मानूँ, ठीक है, इस पॉइंट को अगर F मानूँ, तो F क्या होगा, AC का मिड पॉइंट होगा, सॉरी AB का मिड पॉइंट होगा। ठीक है, तो ये किसी ट्रायंगल के 3 मीडियंस हो गए, और ये तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये वाला पॉइंट
जो ये वाला पॉइंट है जी, वो क्या होता है, सेंट्रॉइड होता है, जिसको मैंने जी से रिप्रेजेंट कर दिया और इसके कोऑर्डिनेट्स को मैंने कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट कर दिया। सो वी हैव टू कैलकुलेट, हमें क्या यहाँ पे कैलकुलेट करना है, अक्सर हमें कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड्स को कैलकुलेट करना होता है। तो जैसे मान लो मेथड 1 मैं लिखता हूँ, यहाँ मेथड 1 लिखेंगे, मेथड 1 जैसे मान लो सेंट्रॉइड जी के हमें कोऑर्डिनेट या एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने हैं, तो मेथड 1 से हम लोग कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे। तो जैसे देखो सेंट्रॉइड जी के एक्स कोऑर्डिनेट की मैं बात करूं, जैसे एक्स को कैलकुलेट करना है तो आपको क्या कैसे कैलकुलेट करना होगा, इस ट्रायंगल के सभी वर्टिसेस के जो एक्स कोऑर्डिनेट हैं, यानी x1 x2 एंड x3, इन तीनों का क्या करना होगा, एवरेज ले लेना होगा। तो एक्स सेंट्रॉइड जी का एक्स कोऑर्डिनेट हमें मिल जाएगा, तो ये इसकी कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या हो गई, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई क्या हो गया 3, ठीक है। सिमिलरली इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड जी, ठीक है, तो इसमें क्या करना होगा कि इस ट्रायंगल के सभी वर्टिसेस के वाई कोऑर्डिनेट का एवरेज ले लेना होगा। तो कैपिटल वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने मेथड 1 से, इस मेथड को मैंने नाम 1 दिया है, इस तरीके से हम लोगों ने मेथड 1 से क्या कैलकुलेट कर लिया, इस सेंट्रॉइड इस ट्रायंगल ए बी सी के सेंट्रॉइड जी के कोऑर्डिनेट को कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। इसको अगर मैं समेशन फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिख पाऊँगा, इसको समेशन फॉर्म में अगर लिखना है तो n इज इक्वस टू 1 टू n इज इक्वस टू 3 xn डिवाइडेड बाई 3। सिमिलरली वी कैन राइट y के लिए भी हम लोग समेशन फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, n इज इक्वस टू 1 टू 3 y1 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो ये जो x और y की वैल्यू आई है, ये क्या है, सेंट्रॉइड जी के कोऑर्डिनेट्स आ गए, हमें मिल गए, ठीक है। तो ये तो मेथड फर्स्ट हुआ। तो ये जो मेथड फर्स्ट है मैंने जो बताया, इसमें केवल ट्रायंगल का ही नहीं बल्कि कोई भी पॉलीगन है, ठीक है, कोई भी पॉलीगन है उसके सेंट्रॉइड को हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं इफ़ द वर्टिसेस ऑफ कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। तो इसको मैं इरेज करता हूँ और पॉलीगन की बात करते हैं अब यहाँ पे। ठीक है, जैसे मान लो पॉलीगन के केस में मैं एक हेक्सागोन ले लेता हूँ। इससे मैंने एक हेक्सागोन ले लिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक हेक्सागोन ले लिया जिसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट क्या दिए हुए हैं। जैसे मान लो इस वर्टेक्स ए का कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1, वर्टेक्स बी का कोऑर्डिनेट क्या है, x2 y2, वर्टेक्स सी का कोऑर्डिनेट क्या है, x3 y3, वर्टेक्स डी का कोऑर्डिनेट क्या है, x4 y4, and vertex E. Similarly, coordinates of vertex E is x5 y5, and coordinates of vertex F are x6 y6, ठीक है। तो मान लिया इस हेक्सागोन का सेंट्रॉइड क्या है, इस पॉइंट पे है और इसको मैंने G से रिप्रेजेंट कर दिया और इसके कोऑर्डिनेट क्या हैं, कैपिटल X और कैपिटल Y हैं, ठीक है। सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट क्या हैं, कैपिटल X और कैपिटल Y है। तो एवरेज मेथड से, जो मेथड 1 बताया मैंने, उसको कभी कभी मैं एवरेज मेथड भी बोलता हूँ, ठीक है। तो एवरेज मेथड से वी कैन कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ दिस हेक्सागोन, ठीक है। तो जैसे x की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है, तो इस हेक्सागोन के सेंट्रॉइड जी का x कोऑर्डिनेट अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, हमें क्या करना होगा, इस हेक्सागोन के सभी वर्टिसेस के x कोऑर्डिनेट का एवरेज लेना होगा। तो x1 प्लस x2 अप टू कहाँ तक, x6 तक डिवाइडेड बाई 6। अगर इसी का y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है, मतलब सेंट्रॉइड का y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है, तो इस हेक्सागोन के सभी वर्टिसेस के y कोऑर्डिनेट का एवरेज लेना होगा। तो y1 प्लस y2 प्लस एंड सो ऑन y6 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है।
ये तो इस तरीके से हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी इस तरीके से हम लोगों ने क्या कैलकुलेट कर लिया, इस हेक्सागोन के सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट मतलब एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट को हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अगर जैसे मान लो मैं किसी पॉलीगन की बात करता हूँ, यहाँ पे किसी पॉलीगन के सेंट्रॉइड की बात करता हूँ, इस पॉलीगन में क्या दिया हुआ है, जैसे मान लिया इस पॉलीगन के क्या हैं, इस पॉलीगन के n वर्टेक्स हैं, कैपिटल N वर्टेक्स हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ इसमें दी हुई है कि जो इस पॉलीगन के वर्टिसेस के जो x कोऑर्डिनेट हैं वो क्या हैं, x1 x2 एंड अप टू xn तक है, ठीक है। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट क्या है इस पॉलीगन के वर्टिसेस के y कोऑर्डिनेट क्या हैं, y1 y2 एंड अप टू yn तक है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है इस पॉलीगन के सेंट्रॉइड के x और y कोऑर्डिनेट को कैलकुलेट करना है, यानी इस पॉलीगन के सेंट्रॉइड्स के कोऑर्डिनेट को कैलकुलेट करना है। तो मान लिया इस पॉलीगन का जो सेंट्रॉइड है वो g से रिप्रेजेंट हम लोग कर रहे हैं, और उसका कोऑर्डिनेट उसका x कोऑर्डिनेट क्या है, कैपिटल X, और उसका y कोऑर्डिनेट क्या है, कैपिटल Y। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं x की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूँ, पॉलीगन के सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट अगर कैलकुलेट करना चाहूँ, तो ये क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 अप टू xn डिवाइडेड बाई कैपिटल N, ठीक है, कैपिटल N हो जाएगा। ये कैसे हम लोगों ने कैलकुलेट किया, एवरेज मेथड से, जो मेथड 1 मैंने बताया था एवरेज मेथड से। इसमें हम लोगों ने क्या किया है कि इस पॉलीगन के सभी वर्टिसेस के x कोऑर्डिनेट का हम लोगों ने क्या एवरेज ले लिया है। ऐसे ही अगर इस पॉलीगन के सभी वर्टिसेस के y कोऑर्डिनेट का एवरेज ले लेते हैं तो इस पॉलीगन के सेंट्रॉइड का y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। तो कैपिटल Y की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेंट्रॉइड इस पॉलीगन के सेंट्रॉइड के y कोऑर्डिनेट को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया है, कैपिटल Y से, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल Y की वैल्यू y1 प्लस y2 प्लस y3 अप टू y कैपिटल N डिवाइडेड बाई कैपिटल N, ठीक है। तो इसको अगर समेशन फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकते हैं, n इक्वल्स टू 1 टू n इक्वल्स टू कैपिटल N, और यहाँ पे x n डिवाइडेड बाई कैपिटल N, एंड सिमिलरली y कोऑर्डिनेट को कैसे लिख सकते हैं, n इक्वल्स टू 1 टू n इक्वल्स टू कैपिटल N y n डिवाइडेड बाई कैपिटल N। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या लिख दिया, x और y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉलीगन कैलकुलेट कर लिया। तो ये तो पहला मेथड होता है जिसको मैंने एवरेज मेथड नाम दिया है। इस एवरेज मेथड से हम लोग केवल ट्रायंगल का ही नहीं बल्कि किसी भी पॉलीगन के सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। दिया क्या होना चाहिए, उस पॉलीगन के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दिए होने चाहिए। तो इसको मैं मिटाता हूँ, एक मेथड टू देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे डालिए मेथड 2, मेथड 2, ठीक है। इस मेथड से हम लोग क्या करेंगे, किसी ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स को, जैसे हम लोगों ने एवरेज मेथड में कैलकुलेट किया था ना, ट्रायंगल के सेंट्रॉइड के x कोऑर्डिनेट को क्या कैलकुलेट किया था, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, और y कोऑर्डिनेट को क्या कैलकुलेट किया था, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, ये कैलकुलेट किया था। तो ये आया कैसे, ठीक है, इस मेथड 2 में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या लेता हूँ, एक ट्रायंगल लेता हूँ। एक मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, ट्रायंगल ले लिया, ठीक है। ट्रायंगल ले लिया, ट्रायंगल ए बी एंड सी। ए के कोऑर्डिनेट क्या दिए हुए हैं, x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं x2 y2, एंड सी के कोऑर्डिनेट क्या दिए हुए हैं x3 y3, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ दिस ट्रायंगल, ठीक है। तो सबसे पहले मैं मीडियन ड्रॉ करता हूँ। इस ट्रायंगल के मीडियंस की डेफिनेशन मैंने बताई है कि ये वर्टेक्स से होकर के जाता है, अपोजिट साइड को क्या करता है, इस वर्टेक्स के अपोजिट साइड को इक्वली डिवाइड करता है। तो ये एक मीडियन हो गया। दूसरा मीडियन एक ड्रॉ करते हैं। दूसरा मीडियन
यहाँ ये एक दूसरा मीडियन हो गया, ठीक है। एक थर्ड मीडियन अगर ड्रॉ करें हम लोग तो इस वर्टेक्स ए से जाएगा और वर्टेक्स ए के अपोजिट डायरेक्शन में जो ट्रायंगल की साइड है उसको इक्वली डिवाइड करेगा, ठीक है, इक्वली डिवाइड करेगा। तो जैसे मान लो इस पॉइंट को अगर मैं डी से डिनोट करूं, इसको ई से और इसको एफ से डिनोट करूं, ठीक है, तो ये डी क्या होगा, बी सी का मिड पॉइंट होगा, ई क्या होगा, ए सी का मिड पॉइंट होगा, एंड एफ क्या होगा, ए बी का मिड पॉइंट होगा साइड का। तो हम लोग इसके कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट कर सकते हैं डी ई एफ के। क्यों? क्योंकि डी का कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने के लिए दो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। पहली बात कि ये जो डी है वो बी सी का मिड पॉइंट है, और दूसरी बात कि हमें मालूम है कि बी का कोऑर्डिनेट क्या है और पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट क्या है, ठीक है। तो सेक्शन फार्मूले से हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2 एंड y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब एक चीज़ और मालूम है हमें कि जहाँ मीडियन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x1 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2 और y1 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ठीक है। हमें एक चीज़ और मालूम थी कि जहाँ पे सेंट्रॉइड जहाँ पे मीडियंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड। और इसके कोऑर्डिनेट को अगर मैं x, y, कैपिटल X, y से रिप्रेजेंट करूँ तो ये सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। हमें क्या कैलकुलेट करना है, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट यानी कैपिटल X की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और कैपिटल Y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। हमें एक चीज़ और मालूम है कि सेंट्रॉइड डिवाइड्स मीडियन इन द रेशियो ऑफ 2:1, ठीक है। इस सेंट्रॉइड जो होता है वो मीडियन AD को या मीडियन BE को या मीडियन CF को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। तो 2 किधर होता है, वर्टेक्स की तरफ होता है, 1 क्या होता है, इस साइड की तरफ होता है, ये ध्यान रखना हो। तो अब देखो हमें क्या मालूम है, ये अगर इस मीडियन AD की बात करूँ तो हमें A के कोऑर्डिनेट मालूम है, D के कोऑर्डिनेट भी मालूम है, और ये भी मालूम है कि ये जो सेंट्रॉइड G है, ये पॉइंट जो है सेंट्रॉइड जिसको मैंने G से रिप्रेजेंट किया है, ये इस मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो सो वी कैन कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट G बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला। तो G का x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, अगर मैं बात करूं G का x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इधर देखो m1 x2, यानी इसको मैंने मान लिया m1, इसको मैंने क्या मान लिया m1, और इस होल को क्या मान लिया, इस पूरे को कैपिटल X2, ठीक है। तो m1 की वैल्यू क्या है, m1 की वैल्यू 2 है, x2 की वैल्यू क्या है, इसमें यहाँ पे कैपिटल X2 की वैल्यू क्या है, x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस m2 x1 1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई x1 डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 प्लस 1। तो इस तरीके से x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई कैपिटल X की, मतलब सेंट्रॉइड G के x का x कोऑर्डिनेट यहाँ पे आ गया, क्या आ गया, ये x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, और इसका y कोऑर्डिनेट क्या आ गया। सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट द y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड G बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो m1 y2, इसको कैपिटल Y2 मान लेता हूँ मैं, ठीक है, m1 मल्टीप्लाइड बाई y2, तो m1 की वैल्यू क्या है 2, y2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस m2 y1, इसको m2 माना है हमने, ठीक है, इसको m2 माना, m2 डिवाइडेड बाई y1, m2 क्या है 1 डिवाइडेड बाई y1, सॉरी मल्टीप्लाइड बाई y1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस मेथड से क्या कैलकुलेट कर लिया, इस सेंट्रॉइड G के इस ट्रायंगल G के, इस ट्रायंगल ABC के सेंट्रॉइड G के कोऑर्डिनेट को कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, ठीक है। ये वैल्यू क्या हो गई x और ये वैल्यू y, ये दो x और y जो क्या हैं
इस ट्रायंगल के सेंट्रॉइड जी के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हैं। तो ये एक मेथड 2 होता है। ठीक है, एक मेथड थर्ड भी देखते हैं जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, वैल्यूज़ ले लेंगे, x1 y1 की जगह हम लोग कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ ले लेंगे। ऐसे ही x2 y2 की जगह न्यूमेरिकल वैल्यूज़ ले लेंगे, x3 y3 की जगह कोई दूसरा एक न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेंगे। तो एक थर्ड मेथड मैं यहाँ पे थर्ड मेथड से सॉल्व करने जा रहा हूँ कि किसी ट्रायंगल के सेंट्रॉइड को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इरेज करता हूँ मैं। तो जैसे मान लो ये ट्रायंगल है, ठीक है ना, ये ट्रायंगल दिया हुआ है, सॉरी ये ट्रायंगल दिया हुआ ये वर्टेक्स ए है, इसके कोऑर्डिनेट्स को मैंने मान लिया 2,1 है। ये वर्टेक्स बी है, इसके कोऑर्डिनेट को मैंने मान लिया 4, यहाँ पे मेथड 3 लिखिए, मेथड 3। ठीक है, मेथड 3 से हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं क्या, ट्रायंगल के अगर वर्टिसेस दिए हुए हैं तो ट्रायंगल के सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये चीज़ कैलकुलेट करने जा रहे हैं। जैसे मान लो बी का क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है बी का कोऑर्डिनेट 4,5 मान लो, और सी के कोऑर्डिनेट को 2, क्या माने 3 मान लेते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को मैंने डी से रिप्रेजेंट कर दिया, इस पॉइंट को ई से, एंड इस पॉइंट को एफ से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब डी के कोऑर्डिनेट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। डी के कोऑर्डिनेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, डी क्या है, बी सी का मिड पॉइंट है। तो डी अगर बी सी का मिड पॉइंट है और बी और सी के कोऑर्डिनेट आपको मालूम है, सो यू कैन कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी। कैसे कैलकुलेट करोगे, सेक्शन फार्मूला से। ये डी मिड पॉइंट है बी सी का, तो इस डी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2/2, तो ये 3 हो जाएगा, y1 प्लस y2/2 यानी ये क्या हो जाएगा 5 प्लस 3 8 यहाँ पे 4 हो जाएगा। सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट ऑफ ई बिकॉज ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए सी। ठीक है, तो यहाँ पे ई के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 यानी 2, 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 यानी 2, यानी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, पॉइंट ई के 2 और 2। ठीक है, अब देखो इस मेथड से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले हम लोग करते क्या है कि हम लोग मीडियन ए डी और बी सी, जो एक लाइन सेगमेंट है, एक लाइन है, उसकी लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, मीडियन ए डी और मीडियन बी ई की इक्वेशन कैलकुलेट कर लेंगे। तो जैसे सबसे पहले मैं कैलकुलेट करना चाहूँ ए डी की इक्वेशन, लाइन ए डी की इक्वेशन या मीडियन ए डी की इक्वेशन कैलकुलेट करना चाहूँ, क्योंकि ये जो मीडियन है, ये मीडियन ए डी है, वो 2 पॉइंट से होकर के पास कर रहा है, एक पॉइंट ए है दूसरा पॉइंट डी है। तो ऐसी कोई लाइन अगर जो 2 पॉइंट, जैसे मान लो x1 y1 और दूसरा पॉइंट x2 y2 से होकर के पास करती है, तो ऐसी लाइन का इक्वेशन क्या होता है, कैसे लिखते हैं, y माइनस वाई वन इज टू क्या होता है, y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस x1। ठीक है, तो ये होता है एक लाइन का इक्वेशन जो कि 2 कोऑर्डिनेट्स पॉइंट से होकर के पास करती है। ठीक है, तो जैसे मान लो ए डी का मैं इक्वेशन लिखूं, तो यहाँ पे ए डी का इक्वेशन कैसे लिखूंगा, इस चीज़ को अगर मान लो x1 y1 मान लेता हूँ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x2 y2 मान लेता हूँ, तो ए डी का इक्वेशन क्या हो जाएगा, ए डी का y माइनस वाई वन यानी 1 इज इक्वल टू y2 क्या हो जाएगा 4 माइनस वाई वन 1, x2 क्या है 3 है, और x1 क्या है 2 है, एंड x माइनस 2 x1। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाता है, यहाँ पे y माइनस यहाँ पे क्या है 3 आएगा ना, तो माइनस 3x प्लस क्या हो जाएगा इधर 6, तो इधर आके प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व करें, इसे इक्वेशन 1 मान लिया हम लोगों ने। ठीक है, सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट द इक्वेशन ऑफ मीडियन बी ई और इक्वेशन ऑफ लाइन सेगमेंट बी ई लाइन की इक्वेशन भी हम लोग सिमिलरली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे y माइनस, इसको कैलकुलेट करते हैं y माइनस, यहाँ पे इसको मान लो x1 y1 और इसको मान लेते हैं x2 y2। ठीक है,
तो इसमें अगर वैल्यूज़ पुट करेंगे, ऐसी लाइन की इक्वेशन जो दो पॉइंट से होकर के पास करती है, ये भी लाइन तो पॉइंट बी और पॉइंट ई से होकर के पास कर रही है, तो इस लाइन का इक्वेशन कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे, y माइनस वाई वन यानी y माइनस 5 इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन, 2 माइनस 5 डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या आएगा x2 माइनस 2 माइनस 4 एंड x माइनस x1 क्या है यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे क्या है, तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाएगा इधर 2y आएगा और यहाँ पे -3x और इधर -10 और यहाँ पे +2 आ जाएगा यहाँ पे इज इक्वल टू 0। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं। आई नीड सम स्पेस। ठीक है, हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करना है। तो इक्वेशन 1 से y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 3x प्लस 5 माइनस 5, सॉरी यहाँ पे -5 है, 3x माइनस 5। ठीक है, 3x माइनस 5 आई है इक्वेशन 1 से, ये वैल्यू y की वैल्यू। इस y की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3x माइनस 5 माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो यानी 6x ही आ जाएगा, -3x यानी -10 प्लस 2 यानी -8 इज इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8/3। ठीक है, x की वैल्यू, अगर इस वैल्यू को x इज इक्वल टू 8/3 को हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 3 × 8/3 माइनस 5, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, यानी y की वैल्यू जो आ गई वो 3 आ गई। ठीक है, तो इन दोनों मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट या इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया, x और y की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली, वो क्या आई 8/3 एंड 3। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट, इस ट्रायंगल के सेंट्रॉइड जी के कोऑर्डिनेट्स होंगे। क्यों होंगे कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि हम लोगों ने क्या निकाली है, इस लाइन की इक्वेशन निकाली है AD, और इस लाइन की इक्वेशन निकाली है, और इस लाइन की इक्वेशन मतलब BE लाइन की इक्वेशन, और इन दोनों लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम लोगों ने निकाल लिया है। तो चूंकि ये दोनों लाइनें मीडियन हैं, इसलिए जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल करके आएगा वो क्या होगा, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट होंगे। ठीक है, अब जैसे मान लो हम अपने इस आंसर को जस्टिफाई करना चाहते हैं, अगर हमें इस आंसर को जस्टिफाई करना है तो एवरेज मेथड से इस ट्रायंगल के सेंट्रॉइड्स के कोऑर्डिनेट को कैलकुलेट करके हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे सेंट्रॉइड जी का x कोऑर्डिनेट अगर मैं लिखूं, वो क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3। ये क्या हो जाएगा, x1 की वैल्यू क्या है 2, x2 की वैल्यू क्या है 4 एंड x3 की वैल्यू क्या है 2 डिवाइडेड बाई 3। तो इसकी x की वैल्यू क्या आ गई, मतलब सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट क्या आ गया 8/3। ठीक है, 8/3, यहाँ पे 8/3 हमारा आ रहा था, आंसर आ रहा था। सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट द y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड जी बाय यूजिंग एवरेज मेथड। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या है, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। y1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 प्लस y2 की वैल्यू क्या है 5 प्लस y3 की वैल्यू क्या है 3 डिवाइडेड बाई 3 करोगे तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी
9/3 यानी 3, ठीक है। एवरेज मेथड से जो सेंट्रॉइड्स के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं वही कोऑर्डिनेट्स किस मेथड से आ रहे हैं, ये मेथड थर्ड से आ रहे हैं, यानी हमारा जो आंसर है वो जस्टिफाई हो गया, ठीक है। तो ये 3 मेथड होते हैं जिसकी हेल्प से हम लोग क्या है किसी ट्रायंगल के सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ पे एक हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। ये करीब 20-22 प्रॉपर्टीज़ हैं। हाँ, उन सभी प्रॉपर्टीज़ से क्या होती हैं कि प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में। तो हम लोग 1 बाई 1 करके सभी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे और हो सकेगा जिनको जिस प्रॉपर्टीज़ का लगेगा मुझे कि प्रूफ देना चाहिए उसका मैं प्रूफ भी दूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।